नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 84वां एपिसोड है और जहां होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं और उसे वीडियो के माध्यम से, सवाल जवाब एपिसोड के माध्यम से आप लोगों के सामने ला रहे हैं। आप अपने मन में जो भी दुविधा रख रहे हैं उसे हम तक जरूर पहुँचाएँ कमेंट के माध्यम से। कोई नया टॉपिक आपके मन में आता है तो भी बताएं, कोई लोकेशन का रिव्यू चाहते हैं, प्रोजेक्ट का रिव्यू चाहते हैं, किसी मुश्किलों से होते हुए आप गुजर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हम तक पहुंचाइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसकी तफसील की जाए और आप लोगों तक उसकी पूरी जानकारी ले आए। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको ये तमाम जानकारियां लगातार मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल जवाब सेशन की। संदीप जी हैं, इनका सवाल है, सर कुड यू प्लीज रिव्यू रियल एस्टेट सिचुएशन इन पुणे? There are a lot of discussion going on around amendments in RERA clause to transfer extra raw material cost to buyers who already booked flat in under construction properties. What will happen to 1% metro cess? Will CREDAI force government to bring amendments in RERA so that builder can demand more money over and above the cost at the time of booking? देखिए संदीप जी, आपने लगभग 3-4 सवाल इसमें पूछा है, एक एक सवाल का जवाब दे देते हैं। Could you please review real estate situation in Pune? देखिए, अगर आप रियल एस्टेट सिचुएशन की बात करेंगे पुणे में तो कोई समस्या नहीं है, मार्केट अच्छा चल रहा है, लॉन्चेज भी ठीक ठाक चल रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। जिन्हें एक तरीके से मार्च के पहले, 31 मार्च के पहले टैक्स सेविंग के लिए खरीदना था वो खरीद चुके हैं। जिन्हें 1% मेट्रो सेस बचाना था वो ऑलरेडी या तो स्टैम्प ड्यूटी पे कर चुके हैं या फिर अपना एग्रीमेंट करा चुके हैं। इसीलिए मार्च के महीने में अगर आप देखिए रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेशन हुआ है और रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। आप अगर लास्ट वीक का देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन हुआ है मार्च में, तो वो अपने पिछले 2 साल में जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए थे उस सबके रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तो सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक सिचुएशन जस की तस बनी हुई है पिछले कई सालों से, वो ये है कि लोग जैसे ही खरीदना चाहते हैं मार्केट में निकलते हैं, कई बार इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं, कई बार लोगों के कहने में आ जाते हैं, कई बार सस्ता के चक्कर में पड़ जाते हैं। यानी कि वो अपने आप को पूरी तरीके से एजुकेट नहीं करते हैं कि आखिर वो प्रोडक्ट मेरे लिए है या नहीं है। ऐसे बायर्स की कैटेगरी आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा है, जो पहले या दूसरी बार ही मार्केट में उतरते ही बुकिंग या फिर टोकन अमाउंट का चेक दे देते हैं। और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या का कारण बन जाता है आने वाले बायर्स के लिए, क्योंकि फिर लोगों को ये लगता है, क्योंकि वो डेवलपर, वो बिल्डर क्या यूज करता है कि यहाँ तो ऑलरेडी इतने लोगों ने खरीद लिया, इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अगर समस्या होती तो क्या ये लोग मूर्ख थे? यानी कि यदि आप किसी चीज़ के बारे में तफसील नहीं करते हैं, उसकी गहराई तक नहीं जाते हैं, अपने आप को एजुकेट नहीं करते हैं, तो भी ये एक तरीके से आपके बारे में इसको एक हथियार के रूप में यूज किया जा सकता है कि ऑलरेडी इतने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपको अंदर से जो लोग जानना भी चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा, अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं लोकेशन के बारे में, डेवलपर के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, हर एक माइक्रो और मैक्रो की चीज़ों के बारे में, वो सोचते नहीं ठीक बात कह रहे हैं, ये इतने लोगों ने खरीद लिया है, एग्रीमेंट भी कर लिया, फिर क्या समस्या है, और मुझे भी लेआउट वगैरह ठीक लग रहा है, पैसे भी ठीक लग रहे हैं, चलो इन्वेस्ट कर ही देते हैं, खरीद लेते हैं, अपने लिए खरीद लेते हैं। तो इन चक्करों में ज़्यादा ना पड़े, अपने आप को एजुकेट जरूर करिए। भले आपके पास पैसा पड़ा हो, लोन लेने की ज़रूरत ही क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत हाथों में जा रहा हो। क्योंकि आपके ऐसा करने से ऐसे लोग भी जो है मुसीबत में आ सकते हैं जिनके पास शायद उतना पैसा उस चीज़ के लिए नहीं है। तो हर बायर की जिम्मेवारी है कि हर चीज़ को समझ के, हर चीज़ को ठोक, जैसे कहते हैं एक लेमैन लैंग्वेज में कहा जाता है, ठोक बजा के ही चीज़ों को लीजिए। आदमी ढोल लेने जाए या कोई बर्तन लेने जाए तो उसे एक बार नॉक करके चेक करता है। और यहाँ तो जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है आपके सामने, आपको कुछ उसके तरीके का बहुरूपिया दिखाया जाता है, जिसको आप सैंपल फ्लैट कह लीजिए, कुछ आपको उसी तरीके की चीज़ दिखाई जाती है, चाहे वो विजुअली हो, चाहे वो आपको सामने बना दी जाए, और उसे देख के आप प्रिज्यूम करते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। और जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमेशा अच्छी ही चीज़ सोचते हैं। आप कभी ये नहीं सोचेंगे इस प्रोजेक्ट से नाला भी निकलेगा, जो कि अपने आप में एक नेसेसरी इविल है, पर हमारे दिमाग में कभी नहीं आएगा। क्रैक्स भी पड़ सकते हैं, ये भी हमारे दिमाग में नहीं आएगा। लीकेज सीपेज भी घर में आ सकते हैं, कॉमन सी चीज़ है, वो भी हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में सिर्फ वो आइडियल चीज़ आएगी जो हमें बताया जा रहा है, और हम हमेशा अच्छा, क्योंकि हम एक अपने लिए अपने सपनों का घर बनाने जा रहे हैं, तो हमें अच्छी चीज़ सोचने की वैसी ही आदत थी, और भी अच्छा सोचेंगे, इतना अच्छा होगा, ऐसे होगा, ये इस फ्लोर पे होगा, ये व्यू आएगा, ऐसी एमिनिटीज़ होगी, सब कुछ साफ सुथरा आएगा। तो इसलिए जब ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में मिलने वाली है और उसे हम प्रिज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में, तो हमें और भी ज़्यादा एक शिद्दत से
एक तरीके से आराम से जो है उसके बारे में सोचना चाहिए और तभी आगे बढ़ के डिसीजन लेना चाहिए। ये मैं आपको जो सिचुएशन उसके बारे में इसका आंसर दिया। आगे चलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन अराउंड अमेंडमेंट इन रेरा। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेरा में अमेंडमेंट की बात चल रही है, उसमें एक ऐसा क्लॉज डाला जा रहा है जिसमें अगर मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, तो प्राइस एक्सकेलेशन जो है हो सकता है आने वाले समय पे। इवन अगर आपने एग्रीमेंट कर भी लिया है, आपका प्राइस फाइनल प्राइस फिक्स हो चुका है तो भी, तो आपको मैं बता दूं ये कोई अमेंडमेंट वाली चीज़ ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही नया है, पहली बार ऐसा हो रहा है और किसी एग्रीमेंट में ऐसा था ही नहीं। ये बहुत पहले से, आप कहें 2-3 डिकेड से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। बहुत पुराने एग्रीमेंट में भी ये एक्सकेलेशन के क्लॉज रखे गए हैं। क्या होता है, कई क्लॉज जो हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, वो रखे जाते हैं, पर आज तक किसी डेवलपर ने डेयर नहीं किया है कि जो एग्रीमेंट में उसने मान लिया कि हाँ इतना ही आपका टोटल कॉस्ट रहने वाला है, वो उससे ज़्यादा आपसे पैसे ले ले। क्योंकि यहाँ पे बिल्डर के रेपुटेशन और आगे वो कैसे बेच पाएगा, ये दोनों चीज़ें जो है कटघरे में फिर आ जाएंगी। हाँ, कोई ऐसा डेवलपर हो पहला प्रोजेक्ट और आखिरी प्रोजेक्ट बना रहा हो, तो वहाँ हो सकता है कि वो आपसे एक्स्ट्रा डिमांड कर ले, उसके बदले में आपको दिखा भी दे, देखिए आपके साथ एग्रीमेंट करते हुए हमने ये क्लॉज डाला हुआ था, इस पे आपने साइन किया हुआ और ये प्रॉपर रजिस्टर्ड है। लेकिन ये एक तरीके से ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा डेवलपर है ही नहीं जो पहली और आखिरी बार कंस्ट्रक्शन कर रहा हो। और वैसे भी आप जहाँ कहीं भी खरीदने जाएंगे, किसी ढंग के बिल्डर के यहाँ खरीदने जाएंगे, तो कोई भी डेवलपर अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकता है 1-2 लाख रुपए के लिए, क्योंकि उनके पास मार्जिन बहुत होता है। कितना भी मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाए तो आपको क्या लगता है बिल्डर लॉस में बना रहा है? आपका 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपको बेच के सिर्फ 1 लाख रुपए कमा रहा है। ये सब चक्करों में मत पड़िए। बिल्डर का मार्जिन आज की डेट पे भी 30-40% का है, और उसमें से अगर उसको 5% कम भी मिलेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर खासकर जब वो 5% कम इस दांव पे मिले और उसको भरपाई करना चाहे कि आगे के सेल में दिक्कत आए, क्योंकि उसने प्राइस एक्सकेलेशन किया है, आगे वाले फेज में जब बेचेगा तो ये चीज़ें तो फैल ही जाएंगी, तो लोगों को लगेगा भाई ये तो फिर प्राइस एक्सकेलेशन करेगा, इसके भरोसे पे मत आओ, इस प्राइस के चक्कर में मत पड़ो, अभी ये सस्ता करके दिखा रहा है, बाद में बढ़ा के ले लेगा, तो कौन खरीदेगा उसके यहाँ? तो वो 5% का मार्जिन जो है वो कट करने के चक्कर में कि वो मार्जिन मेरा बना रहे, उसके सिक्योर करने के चक्कर में वो आगे का जो है सेल थोड़ी अपना ड्रॉप करना चाहेगा या उसमें दिक्कतें थोड़ी चाहेगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ये पहले के एग्रीमेंट में रह चुके हैं। इस पे अगला सवाल जो आपका है, व्हाट विल हैपन टू 1% मेट्रो सेस। देखिए कोविड के पहले भी मेट्रो सेस था, पीएमसी और पीसीएमसी में मेट्रो सेस लगते थे, तो कोई नई चीज़ नहीं है। कोविड के टाइम में 2019 में 1 अप्रैल से ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था कि मेट्रो सेस को रिमूव कर दिया जाए। वो एक तरीके से एक स्टेप यह भी था कि स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाएगा उसके जरिए। उसके बाद 3 महीने के लिए आधा कर दिया गया था, 6% से 3% स्टैम्प ड्यूटी, और जनवरी से लेके अप्रैल जो है 31 मार्च तक जो है उसे 4% रखा गया था। धीरे धीरे जैसे कोविड का इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, सारी चीज़ें बैक टू द नॉर्मल आ रही हैं, तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करता था उसे भी जस्ट का तैस वो बना दे रहा है। तो मेट्रो सेस ऐसा भी नहीं कि इसी साल एक नई चीज़ आ रही है, ये पहले भी 2 साल पहले भी कोविड के पहले प्री कोविड जो है ये हुआ करता था। कॉरपोरेशन में 6% स्टैम्प ड्यूटी प्लस 1% मेट्रो सेस मिला के 7% स्टैम्प ड्यूटी आपसे लिया जाता था, वही दोबारा लिया जाएगा। आगे आप कह रहे हैं विल क्रेडाई फोर्स गवर्नमेंट टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स। देखिए इसमें क्रेडाई का जब आपको पहले जवाब दे दिया, ये पहले से क्लॉजेज होते थे, कोई इस पर एक्शन नहीं लेता है। डेवलपर कभी भी प्राइस एक्सकेलेट नॉर्मली नहीं करता है 99.9% केसेस में। अब इसमें क्रेडाई कुछ फोर्स करे कि इसमें अमेंडमेंट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसका सवाल नहीं पैदा होता है। आगे चलते हैं, गोपाल माते जी हैं, इनका सवाल है सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मनतात का प्लीज गाइड। देखिए गोपाल जी, पहली चीज कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दोनों अलग चीजें हैं। कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, ये पर्टिकुलर चीज कंप्लीट हो चुकी है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, यह चीज अब रहने लायक हो गई है, दोनों में फर्क है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट नॉर्मली आर्किटेक्ट देता है कि यहाँ पे 10 फ्लोर का काम होना था, 15 फ्लोर का काम होना था, 20 फ्लोर का काम होना था, अब इस फ्लोर का काम, इतने फ्लोर का काम अब हो चुका है। अब वो चीज़ जब ये फ्लोर का काम हो चुका है, टाइलिंग हो चुका है, प्लास्टर पेंट, यानी कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पर अब ये रहने लायक है कि नहीं है, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं बता सकता, क्योंकि उसके बाद चीज़ें स्क्रूटनाइज की जाती हैं। आखिर जो आपने फायर फाइटिंग सिस्टम दिया वो सही है कि नहीं है, लिफ्ट जो आपने दिया है वो मानक के अनुसार है कि नहीं है। लिफ्ट में आप देखते होंगे एक चस्पा लगा होता है, अथराइज्ड बाय दिस एंड दिस फ्ला फ्ला, और इस डेट को इसको मिला है,
यानी कि वो भी चेक करके उस रजिस्ट्रेशन को दे रहे हैं कंप्लीट होने के बाद वो आया है कि नहीं आया है। जैसा लेआउट आपने सैंक्शन कराया था क्या वैसा ही बनाया है। ये सारी चीज़ें जो है की जाती है, एक प्रोसेस है। हर डिपार्टमेंट अपना, फायर डिपार्टमेंट आके उसे चेक करेगा, लिफ्ट के लिए मैकेनिकल टीम उसे चेक करेगी, लेआउट के लिए अपना उसकी अलग टीम है। वो चेक करने के बाद जब सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव जाती हैं, सारी चीज़ें सही रूप में जाती हैं, तब जाके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आता है। यानी मान लीजिए अभी लिफ्ट कंप्लीट तो हो गया है पर वो मानक के अनुसार नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो चुका है पर वो मानक के अनुसार नहीं है, तो कल को आप जाके शिफ्ट हो जाएं, लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में कोई फ्लॉ हो, उसमें कोई समस्या आ जाए तो क्या होगा। इसी चीज़ों के चलते कभी भी इसमें जो है बदलाव एक तरीके से नहीं लाया जाता है। तो इस तरीके से कभी भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट को आप ये ना मान लीजिए कि अब वो घर, वो फ्लैट रहने लायक हो गया है। जब उसकी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाएगी, यानी कि जो मैंने आपको बताया तमाम डिपार्टमेंट से ये अप्रूवल आ जाएगा, हाँ जैसा था वैसा बनाया गया है और सब कुछ अब अपने मानक पे है, अपने स्टैंडर्ड पे है, आके लोग यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। फिर उन्हें एक तरीके से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और फिर आपको पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। यही कारण होता है कि बिल्डिंग आपको दिखती है कि बनी बनाई तैयार है, लेकिन अभी तक आपको उस घर में आने की, पोजीशन लेटर मिलने की संभावना नहीं रहती है। उसमें थोड़ा डिले लगता है, वो डिले इसी वजह से होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। आगे चलते हैं, संकेत गाढ़े जी हैं, इनका सवाल है, ग्रेट इन्फॉर्मेशन थ्रू सवाल जवाब सेशन। I have one question. If we want to make internal changes in the flat, which are possible, such as light fitting, flooring change, wall extension, etc., how the cost will be calculated, or what should be take care while dealing this with builder, like as quotation cost? This will reduced in future or final demand sheet. Please give your view on this. संकेत जी, पहली बात, कोई मेजर चेंजेस आप नहीं ला सकते हैं। जब भी आप फ्लैट खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो डेवलपर नहीं चाहता है कि वो किसी भी तरह के अमेंडमेंट को एंटरटेन करे। ये मैंने एक दो सवाल जवाब में शायद पीछे बताया भी हुआ है। इसका कारण ये होता है कि जब तक जो है फ्लैट कंप्लीट नहीं होता तब तक उसमें दरवाजे लगते नहीं हैं। कई बार आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में जाने की अनुमति भी मिल जाती है, आप जो है सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए हेलमेट वगैरह लगा के आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। आप अपना फ्लैट देखते हुए बगल में क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई दरवाज़ा लग के लॉक नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी ने अपने किचन में जो है एक वॉल एक्सटेंड किया हुआ है और उसे पसंद है प्रिवेसी, और अगले का जो किचन है वो ओपन प्रोवाइड किया गया है क्योंकि बिल्डर ने वैसा ही लेआउट बनाया था। हो सकता है कोई जो विजिट करने जा रहा है उसको जो अगले ने अमेंड किया वो चीज़ पसंद आ जाए, तो वो सोचेगा अगर यार ऐसा हो सकता है तो मैं भी करा लेता हूँ। सिर्फ किचन में नहीं, फिर वो सोचेगा यार ये डाइनिंग और ये लिविंग एरिया के बीच में जो वॉल है इसको हटा देते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा। ये 2 बेडरूम पास पास हैं, इसका एक वॉल रिमूव करा देते हैं, बड़ा बेडरूम हमें चाहिए नहीं 3 BHK, हमें एक बेडरूम बड़ा चाहिए। तो क्योंकि उसके मन में एक बात आ गई कि ये अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब डेवलपर इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहता? देखिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है बाहर के लिए, पर डेवलपर क्यों नहीं एंटरटेन करना चाहता? क्योंकि अगर हर एक फ्लैट में इस तरीके से बदलाव आएंगे तो हर बार आपको जो है कम्युनिकेट करना होगा कंस्ट्रक्शन टीम से, क्योंकि उनको एक फिक्स लेआउट मिल गया। प्लम्बिंग वाले को अपना जो है लेआउट मिल गया, इंजीनियरिंग के लिए अपना लेआउट मिल गया, सब अपना, प्लम्बिंग के लिए अलग, इलेक्ट्रिक के लिए अलग, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग, तो वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो उसमें कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो उस यानी कि वो इलेक्ट्रिक वाले को भी वो चेंज फॉलो करना पड़ेगा, उसको वायरिंग घुमानी पड़ेगी। प्लम्बिंग वाले को भी हो सकता है कि अपना पाइपलाइन है जैसे आपके बाथरूम में या फिर जो अटैच टॉयलेट वगैरह उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, कोई ड्राई बालकनी में चेंजेस ला रहे हैं, तो वहाँ से उसका जो पॉइंट है यानी प्लम्बिंग का वो भी चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या होगा, एक ने भी जो है उसको फॉलो करने में थोड़ी कोताही बरत दी या उस नज़रअंदाज कर दिया, तो या तो वहाँ वो पॉइंट पहुँच नहीं पाएगा या तो वो उसमें कुछ खामियां आ ही जाएंगी। और इसमें क्या है, टाइम भी लगता है कि लगातार उसको भाई देखा जाए कि बायर ने क्या कहा है उसको ऐसे ही अमेंड करना है। और अगर ऐसे 20% लोगों ने भी बिल्डर के सामने पॉइंट रख दिया कि आप ये कर दो वो कर दो, तो वो समस्या बन जाती है। बात ये नहीं कि आप अपने मन का टाइल लगाना चाहते हैं, ला के डेवलपर को दे भी देते हैं, तो आपको वो अपना जो टाइल लगाने वाला उसका पैसा तो कम कर दे, इसीलिए आप कोटेशन की बात कर रहे हैं। पर उसके लिए वो हेडक है, वो ये नहीं देखता कि आप टाइल उसका बचा रहे हैं। उसके लिए हेडक क्या है कि वो याद रखे इसी फ्लैट में इस जगह पे ये टाइल लगानी है और वो टाइल लाके दे रहे हैं, फिर जो टाइल बच रहा है उसका पैसा हम इनको ट्रांसफ़र भी कर दें। ये सब पूरा
इन सब चेन से बचने के लिए, इन पचड़ों से बचने के लिए डेवलपर नॉर्मली कोई भी बड़े अमेंडमेंट को एंटरटेन नहीं करता है। हाँ, कुछ ऐसे डेवलपर हैं जहाँ पे सेल या तो ढंग से नहीं हो पा रहा है, या फिर वो लोग अपनी एक तरीके से यूएसपी दिखा रहे हैं कि अगर छोटे मोटे चेंजेस हैं तो हम इसे कर लेते हैं। वहाँ पे आप ये सब चीज़ें करा सकते हैं, उनसे कॉस्टिंग के बारे में बात भी कर सकते हैं। रही बात एकाक इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको इधर उधर कराना है, वो कई बार बिल्डर मान जाते हैं, पर मैंने आपके सामने ये रखने की कोशिश की है कि उसमें समस्याएं क्या आती हैं डेवलपर एंड पे, और डेवलपर क्यों नहीं करना चाहता। एज ए बायर आप जो है उसे किस तरीके से आप करना चाह रहे हैं पर आप कर नहीं पाते हैं। हाँ, डेवलपर आपको ये कहेगा, एक बार मैं पोजीशन आपको दे देता हूँ, जितनी चीज़ें हमने आपको कही वो दे देता हूँ, उसके बाद आप उसमें छोटे मोटे चेंजेस कर लीजिए। उस केस में आपके लिए थोड़ा सा काम जो है बढ़ जाता है। हाँ, यहाँ पे एक काम आप जरूर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टाइल जो है अलग लगाना है, तो आप डेवलपर को ये कह सकते हैं कि ये डैडो की टाइल, जैसे डैडो किसे कहते हैं, जहाँ जैसे टॉयलेट है आपका, जो आपको ऊपर के वॉल पे जो टाइल्स लगी होती हैं उसे आप डैडो कहते हैं, या फिर जो किचन ओटे के ऊपर जो टाइल्स लगी वो आप बिल्डर को बोल दीजिए यहाँ पे आप टाइल लगाओ ही मत, मैं देख लूँगा। आप जस का तस जितना करते हैं उतना छोड़ दीजिए, टाइल जब लगाते हैं उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपने थीम के हिसाब से, अपने इंटीरियर के हिसाब से वहाँ पे टाइल का कलर चूज करके लगाएंगे, वो लगा लीजिए। और उसमें कोई कॉस्ट बेनिफिट शायद ही कोई डेवलपर आपको देगा, क्योंकि वो अपने मन से वहाँ टाइल नहीं लगा रहा, आप कह रहे हैं इसलिए वो हटा रहा है, और वो जाके वो आपका बचा हुआ टाइल वापस नहीं कर सकता वेंडर से, क्योंकि वो बल्क में ऑर्डर कर रहा है। तो वो अपने पॉइंट पे भी सही है। हाँ, अगर डेवलपर तैयार हो जाए कुछ इधर उधर करने के लिए वो अलग बात है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। ओमकार वालवालकर जी हैं, इनका सवाल है, एज ऑलवेज रियली गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक्स अगेन फॉर शेयरिंग कस्टमर सेंट्रिक डिटेल्स। थैंक यू सो मच ओमकार जी। One question. I saw one big flex near Poddar International School at Ubale Nagar in front of Planet of Joy construction site couple of months ago. It was legal notice mentioning that road from Kapila Resort to Nagar Road is private property. That flex was there for few days and later removed. Can you please share more details about that newly constructed road? Is it private? देखिए ओंकार जी, यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, और कई लोगों के मन में इस तरह की दुविधा हो सकती, सिर्फ इसी लोकेशन को नहीं लेके कहीं भी हो सकता है ये, कि कोई रोड बन रहा है, वहाँ पे बताया जा रहा है प्राइवेट रोड है, उसे प्राइवेट बॉडी ही कंस्ट्रक्ट कर रही है, कई बार प्राइवेट बॉडी ही अपना लैंड पार्सल दे रही है। तो आखिर ये वर्कआउट कैसे होता है, इसे आप सभी लोग समझ लें। हर रोड एक तरीके से प्राइवेट रोड है और हर रोड एक तरीके से पब्लिक रोड है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। जो नए रोड, जैसे मैप पे तो रोड डाल दिया जाता है कि यहाँ से 24 मीटर का रोड जाएगा, यहाँ से 18 मीटर का रोड जाएगा, यहाँ से 9 मीटर का रोड जाएगा, लेकिन उस रोड को अगर गवर्नमेंट लैंड को एक्वायर करके, एक्विजिशन करके उसका पेमेंट उस पर्टिकुलर लैंड ओनर को दे के फिर वहाँ पे खुद के खर्चे से, यानी गवर्नमेंट अपने टेंडर निकाल के वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रही है रोड की, तो वो शुरू से ही पब्लिक रोड माना जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ मैप पे वो रोड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसके लिए लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ है, उसके लिए लैंड ओनर को कुछ पेमेंट नहीं, कुछ मतलब जो उसकी कॉस्ट है उसके हिसाब से पेमेंट नहीं किया गया है, और उस रोड पे, उस लैंड पार्सल पे कंस्ट्रक्शन रोड का भी कोई प्राइवेट बॉडी कर रही है, तो वो प्राइवेट रोड ही है। लेकिन ये पब्लिक कैसे बनता है बताता हूं आपको। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के सामने से रोड जा रहा है 9 मीटर का, या साधारण भाषा में आप समझिए 50 फीट का एक रोड जा रहा है। अब वो 50 फीट का जो लैंड पार्सल है वो दोनों तरफ के लैंड ओनर दे सकते हैं, या फिर एक तरफ का ही लैंड ओनर अपने कंट्रीब्यूशन में से वो लैंड पार्सल दे के वो रोड को बनाने का काम चालू करता है। वहाँ पे जितने लैंड पार्सल हैं सब आपस में एक तरीके से एक यूनिटी बनाते हैं, भाई ठीक है मैं भी 50 फीट देता हूँ, मैं भी 50 फीट देता हूँ, और जो रोड पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा वो भी हम लोग मिल के बियर करेंगे, क्योंकि ये रोड बन जाने से यहाँ पे लोगों का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, लोग ज़्यादा आएंगे, प्रॉपर्टी बिकने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके तहत जो है वहाँ पे इस चीज़ को एग्जीक्यूट, कई बार आप देखते होंगे रोड यहाँ तो काफ़ी चौड़ा बना है, अच्छा बना है, आगे जाके नैरो हो गया, सिंगल लेन ही हो गया, क्योंकि वहाँ के लैंड ओनर ने अपनी जो है लैंड पार्सल को देने से मना कर दिया, क्योंकि वो कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर नहीं रहा, वो कुछ अभी बेच नहीं रहा, तो वो उस समय के जो है बेनिफिट को नहीं देख रहा है। वो ये सोच रहा है जब मैं बनाऊंगा तो मैं देखूंगा, नहीं तो मैं जब बेचूंगा तो कम से कम मुझे पूरे लैंड पार्सल का पैसा तो मिलेगा। अब क्या होता है, जैसे ही कोई डेवलपर लैंड पार्सल जो है छोड़ता है किसके लिए, उस पर्टिकुलर रोड के लिए, तो उसका जो डेवलपमेंट राइट है वो यूज कर सकता है।
जिसको आप टीडीआर कहते हैं। यानी कि जितना उसका डेवलपमेंट राइट उस लैंड पार्सल का है, जो रोड में गया है, वो उसको मिल जाता है डेवलपमेंट राइट। मान लीजिए 10 माले की बिल्डिंग बन रही है, उसमें 11-12 माले का बना के उसका पैसा वो रिकवर कर लेता है। तो उसका पैसा भी मिल गया और कहने के लिए यह भी होगा कि ये रोड मैंने अपने ज़मीन से दिया है, सामने रोड भी एग्जिस्ट कर रहा है, बायर आसानी से आ भी सकते हैं, उसका सेल भी आसानी से हो गया, और जो बेच रहा था पहले, वो जब रोड टूटा फूटा था या वाइड नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा प्राइस भी उसको मिल जा रहा है। तो जब तक उसका ये कंस्ट्रक्शन राइट ट्रांसफर नहीं हुआ तब तक वो प्राइवेट रोड कह सकता है। उसी के चलते किसी ने वहाँ पे ये होर्डिंग लगाई होगी। बाद में गवर्नमेंट ने जो है उसको डेवलपमेंट राइट दे दिया होगा एग्जिस्टिंग लैंड, बचे हुए लैंड पार्सल पे, तो वो होर्डिंग हट गई होगी। तो इस तरीके से सारे प्राइवेट रोड पब्लिक रोड हो जाते हैं, और पब्लिक रोड को जो बने हैं वो प्राइवेट क्यों थे, इसका भी जवाब हमने आपको दे दिया। शायद आप में से जितने भी लोगों के मन में कन्फ्यूजन रही होगी वो दूर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। प्रशांत द्वाडिकर जी हैं, इनका सवाल है, सर नाइस वर्क, प्राइम पार्क चिखली बाई हिंदवी ग्रुप, एनए प्लॉट स्कीम इज रिलायबल और नॉट, शुड वी इन्वेस्ट देयर। देखिए यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक एनए प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं प्रशांत जी। मैं एक जनरल आंसर आप सभी को देना चाहूँगा। जहाँ पे कोई भी बायर यदि एनए प्लॉट लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए उसका एनए ऑर्डर, वो एनए ऑर्डर किस तरह का है, क्या वो रेजिडेंशियल एनए है या किसी और तरह का एनए है। कई बार फार्म हाउस एनए भी होता है, तो उसे आप देख लीजिए। दूसरी बात, जब वो उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उस चीज़ को बेच रहे हैं, तो क्या उसका महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो भी देख लीजिए। अगर महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको थोड़ा सा जो उस पर एक तरीके से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर आप उसमें जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं महारेरा पे, उसे भी जाके पढ़ने की कोशिश करिए। क्या उस पर किसी तरह का लिटिगेशन है कि नहीं है, वो भी महारेरा पे दिख जाता है। आप उसकी सीवियरिटी के बारे में पूछिए, नेचर ऑफ लिटिगेशन क्या है वो डेवलपर से बात करिए। जब आपको ये सारी चीज़ें कन्विंसिंग लगें तो ही आप आगे बढ़िए। अगर आपको उसमें किसी भी चीज़ पे शंका है तो जब तक उस शंके का निवारण ना हो जाए, अगर आपको लगता है तो आप किसी लॉयर से मिलकर उसका सर्च टाइटल भी करा सकते हैं। 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये के अंदर ही हो जाता है। आप जो है लाखों का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें अगर कुछ हज़ार आपके जा रहे हैं आपके मन की तसल्ली के लिए और आगे कुछ आपको समस्या ना आए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसे कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। यानी कि आपको पूरा अपने आप को एजुकेट करना है उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस लोकेशन के बारे में, और यह भी देखिए कि वहाँ पे किस तरह के बायर आने वाले हैं। वो बायर बिल्डर से पूछिए कंस्ट्रक्शन होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि मान लीजिए पता चला आपने इतना दूर जाके एनए प्लॉट ले लिया जहाँ पे खरीदने के बाद 2 साल 3 साल 5 साल में सिर्फ 10% लोग ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वहाँ पे एमिनिटीज़ कैसे मेंटेन रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस देने वाले लोग कम हैं। लगातार कंस्ट्रक्शन चलेगा तो साउंड पोल्यूशन, डस्ट, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो उसका लोकेशन कैसा है ये भी मायने रखता है कि आप किस तरह के बायर हैं, ये भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आप लेके छोड़ने वाले तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है सब कुछ सही है, लेके छोड़ दो, मैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप ऐसे बायर हैं कि जो एनए प्लॉट इसलिए ले रहे हैं खुद का बंगलो बना सकें, तो ये पॉइंट समझना जरूरी हो जाएगा कि कब तक यहाँ कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। वो बात आपको जो है उसके लोकेशन से समझ में आएगा, कितना दूर है शहर से, वहाँ पे किस तरह के लोग जो है आसपास, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आईटी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है, उसके आधार पे फिर आप वो निर्णय लेंगे या कोई अपनी समझ पैदा करेंगे कि हाँ भाई इस तरीके की चीज़ें आने वाले समय में हो सकती हैं। तो ये थंब रूल आप सभी लोग फॉलो करिए। ब्लाइंडली सस्ता मिल रहा है, कुछ भी बाईपास हो रहा है, चलो ये डॉक्यूमेंट नहीं भी ये कर लेते हैं, ये ऐसा मत करिए। क्योंकि अगर आप वहाँ पे लोन नहीं ले पा रहे हैं किसी नेशनलाइज बैंक से, वहाँ कोई डॉक्यूमेंट सही से नहीं है, तो वो समस्या आगे आने वाले समय में हो सकती है। आगे चलते हैं। प्रीतम सिंघा जी हैं, इज रामा मिलान ए गुड प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट, वॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, वॉट अबाउट द एप्रिसिएशन फ्यूचर, वॉट अबाउट द फ्यूचर एप्रिसिएशन, इज दिस ए रियली गुड आइडिया टू पे एनी कैश अमाउंट टू एनी बिल्डर टू सेव द कॉस्ट ऑफ जीएसटी। देखिए प्रीतम जी, हमने रामा मिलांज के ऊपर 2 वीडियो बनाया हुआ है। एक तो जब वो एक शुरू में ही अंडर कंस्ट्रक्शन में था, तो बहुत इनिशियल लेवल पे हमने हिंजौड़ी जब फेज़ 3 कवर किया था, मानगांव, भोयरवाड़ी वगैरह, उसमें दिखाया हुआ है। दूसरा, जब एक बार उनका लास्ट के 2 टावर बन रहे थे तो सोसाइटी के अंदर जाके हमने एक बार
आपके सामने वीडियो रखा हुआ था, जहां कंस्ट्रक्शन हमें ठीक ठाक लगा, कोई ऐसी खास समस्या नहीं लगी। पर हाँ, जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो लोग ज़्यादा बता सकते हैं कि लीकेज, सीपेज या ऐसी कोई इंटरनल समस्या तो नहीं है। अगर ऐसे लोग देख रहे हैं तो कमेंट में भी बताएं। तो ये चीज़ आपको एक बार देखनी होगी। रही बात एप्रिसिएशन की, तो ये फेज़ 3 में है। फेज़ 3 एक तरीके से मेन हाईवे से 10 से 11 किलोमीटर दूर है, तो इमीडिएट तो आपको कोई खास एप्रिसिएशन वहाँ नहीं मिलेगा, ये ऐसा मुझे लगता है। पर अगर आप वहीं जो फेज़ 3 में कंपनियां मौजूद हैं, टीसीएस वगैरह आसपास, अगर वहाँ आप काम कर रहे हैं, आपको एंड यूज पर्पज़ से चाहिए, तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि पीछे हिल बैकड्रॉप वगैरह वहाँ पे है। तो ये निर्णय आपका है कि आप वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ही ले रहे हैं कि कैपिटल एप्रिशिएट हो, रेंटल इनकम मिले, क्योंकि रेंटल इनकम और जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उसमें संभावनाएं थोड़ी कम है, थोड़ा समय लगेगा। तो क्या आप इतना समय दे सकते हैं? जो लोग ज़्यादा समय दे सकते हैं, यानी कि उनके पास ओन कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, लोन के लिए कम जाएंगे, क्योंकि अगर आपका ओन कंट्रीब्यूशन भी कम है, लोन भी ज़्यादा ले रहे हैं आप, उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करेंगे, और आप जल्दी एप्रिसिएशन भी चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं संभव है। क्योंकि ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा टेन्योर के लिए तो ज़्यादा इंटरेस्ट आप पे करेंगे, तो जल्दी अगर आपको थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन मिल भी गया तो उससे ज़्यादा पैसा तो आप इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए आइडियल रहेगा लेट तक इंतजार करना, जिनका सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि वो लोन कम ले रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी कम देंगे, तो उनका एप्रिसिएशन एक तरीके से नॉर्मल बायर से जो ज़्यादा लोन ले रहा है उससे कहीं अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप अपना डिसीजन लीजिए। रही बात कैश देने की, तो किसी भी केस में आपको कैश पे नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी हो रीजन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वप्निल बोधे जी हैं, इनका सवाल है, हाय सर, थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आई एम प्लानिंग टू बाई ए फ्लैट हिंजौड़ी लोकेशन बिहाइंड ब्लू रिज, बट बिल्डर इज सेइंग नो महारेरा नंबर एज द फ्लैट इज इन ग्राम पंचायत. इट इज ए सिंगल story JV between owner and builder. Can you please let me know, is it safe to buy and all document to verify in detail? Thank you in advance. देखिए स्वप्निल बोधे जी, पहली चीज़, अगर कोई भी चीज़ आपको बेची जा रही है और उसका महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, खासकर फ्लैट अपार्टमेंट के केस में, तो उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब मैं कारण बताता हूँ, क्योंकि 8 फ्लैट के ऊपर अगर किसी भी बिल्डिंग में है तो उसका महारेरा नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर एलिजिबल हो जाता है कि वो महारेरा का नंबर उसका लिया जाए। हाँ, अगर आपका ऐसा है कि इन्होंने ग्राम पंचायत से जितनी भी सैंक्शनिंग चाहिए वो ली हुई हैं, पूरा प्रोजेक्ट आर जोन में है, ये सारे डॉक्यूमेंट ऑन द प्लेस लग रहे हैं, तो फिर आप ये पूछ सकते हैं कि इसका महारेरा नंबर क्यों नहीं है। और अगर ग्राम पंचायत से सारे आपको सैंक्शनिंग मिले हैं तो महारेरा लेने में भी कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ चीज़ें जरूर होंगी, हो सकता है वो आर जोन में ना हो, वो गांवठान के हिस्से में ना आ रहा हो, सेतीना विकास जोन में हो, या फिर वो सिंगल बिल्डिंग है बना के सस्ते में फ्लैट आपको दिया जा रहा हो। अब कई बार लोग सोचते हैं कुछ नहीं है इसीलिए तो सस्ता दे रहे हैं, कुछ नहीं है उसका तभी तो सस्ते में मैं खरीद रहा हूँ। देखिए इन सब चक्करों में मत पड़िए। अगर आप यहाँ पे सेफ्टी की बात करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे महारेरा नंबर देखना होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, क्या वहाँ पे कोई नेशनलाइज बैंक, कोई ढंग का बैंक लोन कर रहा है? हो सकता है वहाँ कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे वैसे कोई बैंक आपको लोन दे रहे हों, पर क्या कोई रेनाउंड बैंक वहाँ पे लोन दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो भी आपको समझना चाहिए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए तो लोन नहीं दे रहा है वो। अच्छा, अब इससे समस्याएं क्या आएंगी? मान लीजिए आप लेके केवल रहते हैं, आप कहेंगे मुझे बेचना तो है नहीं, मुझे रहने की तो क्या दिक्कत है? कल को आपको तमाम समस्या आएंगी। कभी एग्जिट करना हुआ, आज तो आपने मान लीजिए 10, 15, 20 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, कल को 50 लाख का होगा और उस पर लोन नहीं हो रहा होगा, तो कौन आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगा? बिना लोन के कौन 50 लाख रुपए डायरेक्ट उसके लिए देना चाहेगा? इतना क्या प्रीमियम उसमें होगा कि लोग 50 लाख रुपए अपनी हार्ड अर्न मनी अपने पॉकेट से आपको दे के उस प्रॉपर्टी को खरीदें? यानी कि आपके लिए एग्जिट के रास्ते बंद हो जाते हैं, यह भी एक समस्या है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए जो फ्यूचर में आती हैं, आप ऐसी चीज़ों में हाथ मत लगाइए। हाँ, अगर उसको ग्राम पंचायत से सैंक्शनिंग मिली हुई है, ठीक ठाक बैंक उसे लोन दे रहे हैं, वो आर जोन में ही बना हुआ है, और गांवठान एरिया में कई बार होता है ग्राम पंचायत सैंक्शन, सब कुछ सैंक्शन है, तो फिर आप सोच सकते हैं हाँ मुझे यहाँ में इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर वो इन सब चीज़ों को, ये सारे जो एक रूल रेगुलेशन उसे फॉलो नहीं हो रहा है, तो कृपा करके अपने पैसे को ना लगाइए, क्योंकि आपका ही पैसा, उसका ध्यान रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। साथियों, यदि आपको सौदा घर का प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको तमाम जानकारियां लगातार मिलती रहें।
जल्द मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।